हेलो दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के एक और टॉपिक उपसर्ग पर बात करेंगे। उपसर्ग में मैंने आज जो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये आपके एग्ज़ाम रिलेटेड है। इसमें आलतू फालतू की कोई चीज़ नहीं बताई गई है और आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। आपके प्रश्न में 2 या 3 प्रश्न हैं जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में उपसर्ग से संबंधित, तो आप यहाँ से अपने 5 या 6 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम शुरुआत करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग किसे कहते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़े होते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द में के जो प्रारंभ में जुड़ते हुए उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग में आपको ध्यान रखना है कि वर्ण पूरा कब होता है कि वर्ण में जब मात्रा लगती है तब वर्ण पूरा होता है। जैसे वर्ण प्लस अ की मात्रा तब जाके वर्ण पूरा होता है, तो आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार मैंने एक उदाहरण दिया है कि न में अ घटाने से क्या बचता है कि इसमें न हलंत बचता है, और जब न में अ जोड़ दे देते हैं तो फिर न जो है जो पूर्ण हो जाता है। तो इसमें न में अ की मात्रा जुड़ने पर ही वर्ण पूरा होता है। अगर वर्ण में मात्रा नहीं है तो वह हलंत होगा। इसका आप ध्यान रखें। शुरुआत करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग में सबको पहले आपको पता करना है कि उपसर्ग हम कैसे पता करें। तो ध्यान रखना है कि यदि किसी उपसर्ग युक्त शब्द में से शब्द पृथक हो रहा है तो पहले पृथक करें, फिर जो शब्दांश शेष रहे वही उपसर्ग है। आपको देखना है कि कोई शब्द है जो सीधा टूट रहा है तो उसको 2 भागों में तोड़ दीजिए। जैसे अनधन, जैसे ये अनधिकार दिया है तो इसमें आप अन अलग करने से पीछे अधिकार बनता है। तो जो अन है जो शब्दांश है वो तो उपसर्ग हो जाएगा, और जो पीछे शब्द हैं जो वो है जो आपके शब्द बन जाएगा। जैसे अन धन अधिकार अनधिकार, तो अन शब्दांश हो गया और अधिकार है जो शब्द हो गया। इसी प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिए जिसमें अनंत, उद्योग, दुरावस्था, अनंतर, अनिश्वर, ये मैंने आपको उदाहरण दिया, आप इसे देख सकते हैं। दूसरा नियम है, अगर आपको शब्द नहीं टूट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप है जो इसको संधि विच्छेद द्वारा भी उपसर्ग को अलग कर सकते हैं। संधि विच्छेद के द्वारा कैसे कि पहले विच्छेद करें, धन के पहले शब्दांश और बाद में शब्द आएंगे। जैसे ये अनुदित, अनुधन उदित, धन से पहले ये तो हो गया आपका शब्दांश, शब्दांश मतलब ये उपसर्ग, और ये शब्द है जो क्या हो गया प्रत्यय, जो है जो शब्द बन गया है। तो शब्द और बाद में आएगा शब्दांश। उपसर्ग में होता क्या, पहले शब्दांश आता है और फिर बाद में है जो शब्द आता है। तो आप इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार मैंने प्रत्यक्ष, उच्चावच और स्वागत है जो उदाहरण देकर आपको समझाया है। आगे चलते हैं हम। आगे आपको बताता हूँ। अब जो महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जो आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न आते हैं, मैं उन उपसर्गों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे वी उपसर्ग है, ये एक एक उदाहरण दिया है जो आप इसको आसानी से समझ सके। जैसे वियोग, विधन योग, वियोग। अभी उपसर्ग है, इसमें अभिधनमान, अभिमान। इसी प्रकार अधिगम, अधिगम में अधि उपसर्ग है, और गम है जो शब्द है। प्रतिकूल, प्रतिधनज्ञा, इसमें आपको ध्यान रखना है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में प्रतिधनज्ञा है जो इसमें प्रति उपसर्ग है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे है परिज्ञान, परिज्ञान में परिधन ज्ञान, चारों ओर का ज्ञान होता है, परि उपसर्ग है। अतिचार, अतिधनचार, इसमें अति उपसर्ग है। निरोग, निर्धन रोग, निरोग। सुपुत्र, सुधन पुत्र, सुपुत्र। मैंने आपको ये सारे उपसर्ग महत्वपूर्ण जो उपसर्ग हैं वो इस वीडियो में बता दूंगा, और जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो आप मैं इसमें आपको टाइप बता दूंगा। इस प्रकार से आपको करना है तो आप अपने बुक से आराम से है जो इससे प्रश्न निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अनु उपसर्ग है, इसमें अनुदंदान, अनुदान। परा उपसर्ग है, पराधनजय, पराजय। आ उपसर्ग है, आजन, आजन में आ उपसर्ग है, आधन, जन्म। इसी प्रकार अपकर्ष, अपकर्ष में अपधन कर्ष है जो उपसर्ग है। इसी प्रकार आपको आगे चलना है। आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे उपसर्ग है उपमान, उपधनमान, इसमें उप उपसर्ग है। अवज्ञा, अवधनज्ञा, अवज्ञा में अ उपसर्ग है। अपिधान, अपिधन धान में अपि उपसर्ग है। और प्रज्ञा, इसमें प्रधनज्ञा, इसमें ज्ञा है जो शब्द है और प्र है जो उपसर्ग है। तो आप इसको ध्यान रखें। इसी प्रकार एक उपसर्ग होता है सम, सम धन अय, समय में अय शब्द है और सम है जो उपसर्ग है। इसकी पहचान कैसे करें कि सम के बाद स्वर आते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि सम उपसर्ग होता है। जैसे सम्राट, सम्राट में सम धन राट, ये गलती हो गई, ये राज नहीं राट है, तो इसका ध्यान रखना। सम धन राट क्या होगा, सम्राट। सम धन करण क्या होता है कि समीकरण, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसकी पहचान आपको मैंने बताती है कि सम के बाद स्वर आता है तो वो सम उपसर्ग होता है। उसी प्रकार उत्कर्ष, उत्कर्ष में
उत या उद उपसर्ग कैसे होता है, तो इसमें ध्यान रखना उ के बाद त, द, च, छ, छ, ल, ज या इसी प्रकार से जो शब्द आते हैं पीछे या ये शब्द आते हैं, तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो उत उपसर्ग होगा। अब इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण मैंने इसका लिखा नहीं, तो आप अपने बुक से देख लेना, इसमें अच्छे से उदाहरण आपको मिल जाएगी। पहचान आपको बता दी है कि उत और उद के बाद में अगर ये शब्द आपको ऊ के बाद में अगर ये दिख जाए त, द, छ, तो इसमें आप सीधा है जो उत उपसर्ग या उद उपसर्ग है जो कर देना। आगे चलते हैं। अगला उपसर्ग है दुर उपसर्ग और निर उपसर्ग। दुर उपसर्ग महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखना। दूर को कैसे पता करना है, या दू के बाद में अगर र या र हलंत आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दूर उपसर्ग होगा। जैसे दुर्धन अवस्था, तो क्या हुआ, दुरावस्था। देख लो, दू के बाद र आया हुआ है, तो ये आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है कि दूर उपसर्ग है। इसी प्रकार निर का भी आपको यही ध्यान रखना है कि नी छोटा है नी बड़ा के बाद में अगर र या र हलंत आ जाए तो उसमें निर उपसर्ग होता है। निर उपसर्ग को आपको ध्यान में रखना है कि निर्धन अन निरन, ये जो निर उपसर्ग है। इसी प्रकार दुस का भी पहचान का नियम यही है, दू के बाद छ या आपको विसर्ग दिख जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। उसमें आपको पता लगाना है कि ये उसमें दुस उपसर्ग है। दुस उपसर्ग के उदाहरण दुस्शासन, दू के बाद में ये देख लो छ आ गया इसके पहचान से अपने नियम से, तो ये दुस्शासन। इसी प्रकार दुशासन, ये दुस्तंशासन, इसमें हलंत आ गया तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार निस उपसर्ग है। निस उपसर्ग में यही होता है कि नी के बाद में आपको देखना है कि छ और ये विसर्ग आ जाए तो इसमें निस उपसर्ग होगा। और निस उपसर्ग में कौन सा, कि निस्धन स्कूल निःशुल्क, निधन शुल्क निःशुल्क। ये नी के बाद में आपको मैंने नियम बताया कि इसमें छ दिख रहा है और इस विसर्ग इसमें देख लो ये विसर्ग दिख रहा है, तो इस प्रकार है हम निसर्ग उपसर्ग को देख सकते हैं। अब आपके प्रश्न में एग्जाम में कभी कभार है जो उपसर्ग के अर्थ पूछ लिए जाते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको इसके लिए भी मैंने उदाहरण लाए हैं। जैसे अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध होता है। इसकी उदाहरण में देखें, इसकी पहचान में बताऊं तो अ के बाद में अगर कोई भी व्यंजन आ जाए तो उसमें अ उपसर्ग होगा। जैसे अचेतन, चेतन अ इसमें उपसर्ग है और चेतन है जो इसमें शब्द हैं। तो इस अ के बाद में देख लो ये व्यंजन आया है छ, तो आपको आसानी से पहचान हो गई कि इसमें अ उपसर्ग है, तो अचेतन है, इसका मतलब है अभाव या निषेध है, उसमें चेतना नहीं है तो वह अचेतन है। इसका चेतन का इसमें निषेध या अभाव है, तो आप इसका ध्यान रखना। इसी प्रकार अन का भी अर्थ अभाव या निषेध होता है। पहचान अन के बाद में अगर स्वर आ जाए तो वो है जो अन उपसर्ग होगा। जैसे अन धन अधिकार, अन शब्द है और अधिकार में अ है जो स्वर आ गया, स्वर के शुरू हो रहा है, तो इसमें अन उपसर्ग होगा। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आगे अगला है न का उपसर्ग भी अर्थ अभाव या निषेध होता है। इसका अर्थ न या नहीं में भी होता है। जैसे नास्तिक, न धन आस्तिक, जिसमें आस्था न हो, इसमें आस्था का अभाव है या इसमें आस्था नहीं है, तो इसी प्रकार है जो ये नास्तिक है। स का अर्थ होता है सहित, सहित में सादर, सधन आदर यानी आदर सहित होता है। इस उपसर्ग का अर्थ होता है कि आदर सहित बात कर रहे हैं, तो इसमें छ आ गया है तो सधन आदर। इसी प्रकार बहु का अर्थ होता है अनेक। जैसे उत्पादन में बहु उपसर्ग जुड़ा तो बहु उत्पादन यानी अनेक उत्पादन। इसी प्रकार नाना का होता है अनेक प्रकार। जैसे वस्तु में नाना उपसर्ग लगा दे तो नाना वस्तु है, तो अनेक प्रकार की वस्तुएं हो जाती है। इसी प्रकार प्राक का के आप ध्यान रखना। प्राक का अर्थ होता है पहले कथन में प्राक उपसर्ग जुड़ा तो हो गया प्राकथक यानी पहले का कथन। इसी प्रकार अलम का अर्थ होता है सुंदर। कार में अलंकार जुड़ गया तो होता है, कार में अलम जुड़ गया तो हो गया अलंकार का अर्थ होता है सुंदर। इसी प्रकार कु का अर्थ याद रखना है आपको। कु का अर्थ होता है बुरा या कुत्सित। जैसे कुक्रम, कर्म में कु जुड़ गया तो ये बुरा कर्म, और अगर कर्म में सु जुड़ जाता है ये होता है सुक्रम, तो यानी अच्छा कर्म। इसी प्रकार पर का अर्थ होता है दूसरा। पर इम्पोर्टेंट है, पर और प्रा में आपको कभी एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा। पर का अर्थ होता है दूसरा मिलता है, पर का अर्थ दूसरा मिलता है। जैसे पराधीन, दूसरा कैसे, पर अधीन, दूसरों के जो अधीन है उसको पराधीन कहते हैं। जिसमें ध्यान रखना कि जिसका अर्थ दूसरे मिलता है, स्वयं उसका अर्थ नहीं होता, दूसरा अर्थ होता है। जैसे पराधीन क्या है कि दूसरों के जो अधीन हैं,
इसमें दूसरा मिलता रहा है कौन के जिसके अधीन है, तो इसमें ध्यान रखना पर उपसर्ग आएगा, तो आप इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार सत उपसर्ग और सम उपसर्ग, ये मैंने दोनों आपको साथ लिखा दिए। सत का अर्थ होता है कि अच्छा और सम का अर्थ होता है समान या बराबर। पहचान के नियम वही है, छ के बाद अगर ये आपको दिख जाए तो आप सीधा इसमें सत उपसर्ग कर देना। और सम का उपसर्ग के नियम है कि इसके पहले पद का अर्थ बराबर व दूसरे पद की शुरुआत व्यंजन से हो, तो वह होता है जो सम उपसर्ग होता है। कैसे, अब इस व्यंजन से शुरुआत कैसे, ये उपसर्ग एक समकोण है। तो समकोण में आपको देखना है सम यानी समान होता है और कोण यानी चारों कोण समान होते हैं, तो वह समकोण होता है। तो आपको ये तीनों कोण समान होते हैं, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होता है, इसलिए वह समकोण कहलाता है, क्योंकि तीनों कोण उसमें समान होते हैं। तो ये आपको पहचान या सीधी बैठ रही है, पहले पद का अर्थ बराबर और दूसरे पद की शुरुआत व्यंजन से हो, तो वह होता है समकोण। इसी प्रकार सत्यनारी होता है कि सतधन नारी, अच्छी है जो नारी, तो उसका होता है सत्यनारी, तो आप इसका ध्यान रखना। इसी प्रकार स्व उपसर्ग है। स्व उपसर्ग के बारे में आपको बता देता हूँ। स्वर का अर्थ होता है निजी या अपना स्वयं का, और बहिर का होता है बाहर। जैसे अंग होता है शरीर के अंग, आंतरिक या बाहरी, तो इसमें बहिरंग जुड़ा तो पता चल गया कि बहिरंग यानी बाहरी अंग। इसी प्रकार स्व का अर्थ होता है निजी या अपना। स्वार्थ, स्व में अर्थ जुड़ गया तो स्वार्थ, और स्व में कृत जुड़ गया स्वीकृत। इसी प्रकार स्वधन कार्य स्वीकार्य, तो आप इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार मैंने आपको अच्छे से उपसर्ग बताए हैं, और ये उपसर्ग है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग है। मैंने फालतू कोई भी उपसर्ग आपको नहीं पढ़ाया है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, और एग्ज़ाम में आपके अच्छे से प्रश्न होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब कुछ और इम्पोर्टेंट उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग होते हैं कि विदेशी उपसर्ग कौन कौन से, ये भी एग्ज़ाम में कभी कभार प्रश्न आ जाता है, तो अगर ये भी आ जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैंने महत्वपूर्ण जो विदेशी उपसर्ग हैं वो आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसमें कम उपसर्ग है। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, जैसे कम अक्ल, जिसमें कम होती है, थोड़ी अक्ल होती है। इसी प्रकार कमज़ोर, कसमकस, कमबक, इस प्रकार है जो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार फी उपसर्ग। फी का अर्थ होता है प्रत्येक में जैसे फी आदमी एक, और फी आदमी, फी धन आदमी उपसर्ग होते हैं, इसमें प्रत्येक आदमी, फी मैदान प्रत्येक मैदान, फी मकान, इस प्रकार है जो फी उपसर्ग होता है। इसी प्रकार ब का अर्थ होता है सहित, साथ या बकौल। ये सभी आपको ध्यान रखना है कि ये उर्दू के उपसर्ग है, और उर्दू के उपसर्ग महत्वपूर्ण होते हैं, जो हर बार प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार ब का अर्थ होता है सहित या साथ, जैसे ब मुश्किल, बदौलत, बस्तूर, बनाम, इस प्रकार है जो आपको मैं बता दें ब उपसर्ग कैसे होता है। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरताज, सरदार होता है मुखिया, सरपंच, सरकार, इसी प्रकार है जो सर उपसर्ग है जो इम्पोर्टेंट है। और अगले उपसर्ग की ओर चलते हैं। अगला उपसर्ग है हम का अर्थ होता है साथ या बराबर, जैसे हम सफ़र, हमराही, हमराज, हमजोली। अल का अर्थ अल उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है निश्चित, अलकायदा, अलविदा, अलबत्ता, ये अल उपसर्ग है। बे उपसर्ग का अर्थ होता है रहित या बा में, बेदर्द, बेशर्म, बेपरवाह, जिसकी कोई परवाह नहीं, परवाह रहित है वो होता है बेपरवाह। इसी प्रकार ला उपसर्ग का भी अर्थ होता है रहित या अभाव होता है। इसमें क्या होता है, ला इलाज, बिना इलाज का अभाव है इसमें। लावारिस, लापता, लाचार, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। बा उपसर्ग है। इसमें बा उपसर्ग में क्या होता है, साथ या अनुसार चलता है। इसमें बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब यानी अदब के साथ, बाकायदा यानी पूरे कायदे के साथ, बाइज्जत यानी इज्जत के साथ। तो इस प्रकार ये उपसर्ग है, बा उपसर्ग है जो ध्यान रखना है। बर उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या बराबर में, जैसे बरकरार, बराबर, या बर्खास्त यानी बाहर कर दिया उसको, ये इस प्रकार उपसर्ग है जो बर उपसर्ग होता है। इसी प्रकार ना उपसर्ग में क्या होता है कि रहित या अभाव होता है। नायक, ना समझ, ना खुश नहीं है वो, खुशी से रहित हैं, तो वो उसमें खुशी का अभाव है, तो ये ना उपसर्ग। खुश का अर्थ होता है अच्छा, जैसे खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशबू, खुशहाल, इस प्रकार है जो खुश उपसर्ग है। बद का अर्थ होता है बुरा, बदनसीब, बदमिजाज, बदबू, बदहाल, बदबू यानी बुरी बू होती है उसको बदबू, बदनसीब, जिसके नसीब अच्छे नहीं होते हैं, बुरे होते हैं, तो इस प्रकार बद उपसर्ग है। और दर उपसर्ग की बात करूं तो इसमें दरअसल, दरमियान, दरखास्त, दरबार, ये है जो दर उपसर्ग है, तो आप इसको ध्यान रखें। इसी प्रकार हर उपसर्ग क्या होता है, प्रत्येक होता है, हर एक
हर एक की बात नहीं कर रहे, हर एक सब की बात कर रहे हैं हर दिन हर बार। गैर का अर्थ भिन्न या विरुद्ध होता है, इसमें गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर कानूनी, यानी कानून के विरुद्ध हैं जो गैर कानूनी, इसीलिए इसको गैर कानूनी कहते हैं। इसी प्रकार एन का अर्थ होता है ठीक, जैसे एन मौका, एन जगह, एन वक्त, एन टाइम, ये होता है ठीक। और नेक का अर्थ होता है अच्छा। नेक का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। नेक में अर्थ होता है एक नेक दिल, जिसका अच्छा है दिल, नेक नीयत अच्छी है जिसकी नीयत, नेक इंसान, नेक काम। इस प्रकार है जो नेक उपसर्ग है। और बेस उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बहुत कीमत, कीमत में बेस कीमत कहते हैं नहीं कि बेस कीमती हीरा है, तो बेस कीमती का अर्थ है कि उसकी कीमत है जो बहुत ही अधिक है, इसलिए इसको बेस कीमती कहता है। इसी प्रकार बिल उपसर्ग का अर्थ होता है साथ या रहित में, जिसमें बिल्कुल, बिलफर्ज, बिलमुक्ता है जो ये, इस प्रकार इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार बिला का अर्थ होता है रहित या अभाव, बिला कानून, बिला वजह, बिला शक, बिला दर्द यानी दर्द का अभाव, बिला वजह कोई वजह नहीं, वजह का अभाव, बिला शक, बिला कानून यानी कानून का अभाव। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। मैंने आपको जो आज ये उपसर्ग बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं। प्रश्न में आपको 2-3 प्रश्न आपको इस उपसर्ग टॉपिक से मिल जाएंगे, तो आप इसको वीडियो को देखें, अच्छे से इसको रिवाइज करें और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए, अच्छे से पढ़ें आप। फिर हम अगले नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।